जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। बढ़िया है सर। जी सर। देखिए हम लोग अध्याय 16 समाप्त कर चुके हैं आईपीसी के, और आज हम अध्याय 17 स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। अध्याय 17 जो बात करता है वो संपत्ति से रिलेटेड अपराधों की बात करता है। ध्यान रखिएगा, 6 से 17 और 6 से संपत्ति याद रखने के लिए आपको को रिलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इज दैट क्लियर? और जो अध्याय जी सर। 16 है वो किस लिए है भाई? अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। हाँ, तो 16 को आप कोरिलेट कर लीजिएगा। शरीर पे 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार से आप शरीर को कोरिलेट कीजिएगा। तो आपके ये ध्यान रहेंगे कि 16 शरीर से संबंधित अपराधों की बात करता है और 17 संपत्ति से रिलेटेड अपराधों की बात करता है। इज दैट क्लियर? जी चलिए शुरू करते हैं। जो अध्याय 17 का पहली धारा है वो 378 चोरी की बात करता है। चोरी, देखिए ये जो हमारा चैप्टर है ये 378 से शुरू होकर 462 तक जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आईपीसी का। ठीक, तो देखिए जो चोरी है 378, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चोरी के 5 तत्व हैं, चोरी के 5 ही स्पष्टीकरण हैं और चोरी की 5 ही धाराएं हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्या समझे? 5 तत्व, 5 ही धाराएं और 5 ही स्पष्टीकरण। जी क्लियर? तो देखते हैं 378 बात करता है थेफ्ट की। ये कह रहा whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो पहला तत्व है किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है। ठीक है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना। जो दूसरा इसका तत्व है वो है विदाउट कंसेंट। ठीक है भाई, सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति। तीसरा तत्व है जंगम संपत्ति। बेईमानी से, चौथा तत्व है बेईमानी से। ले लेने का आशय रखते हुए यह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, तो 5वां तत्व है उसको हटाना। वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। क्या समझे पारुल? जी सर। हाँ, तो चोरी के 5 तत्व समझ आ गए। हाँ जी। कौन कौन से हैं 5 तत्व? कल्पना चौहान, कल्पना। जी, कौन कौन से 5 तत्व हमने समझे चोरी के 378 में? पहला तो है जो कोई किसी के कब्जे में से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। माइक के पास से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर पहला व्यक्ति के कब्जे में से, और हाँ। दूसरा है सहमति के बिना, और तीसरा है उसकी जंगम संपत्ति, और
चौथा सर बेईमानी से पांचवा हटाना है। बहुत बढ़िया। ये पांचों तत्व जरूरी हैं। इन पांच तत्वों में से एक भी तत्व अगर मिसिंग हो जाएगा तो चोरी का अपराध कारित नहीं होगा। ठीक है, पांच तत्व हैं। अगर पांचों तत्व मिलेंगे, जैसे हमारे शरीर के विषय में कहा जाता है ना कि पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है। कौन कौन से तत्व हैं संजीव कुमार? जी सर। कौन कौन से तत्व से शरीर बना हुआ है हमारा? सर जे क्या अग्नि, जल और यही सर 5 हैं कुछ। ध्यान अग्नि, जल, मिट्टी, जल, वायु, और आकाश। वायु और मिट्टी और आकाश। ये पांच तत्व। इसी प्रकार इन पांच तत्वों में से कोई भी एक तत्व आप मिसिंग कर देंगे तो शरीर हमारा नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार पांच तत्वों में से कोई भी एक तत्व मिसिंग हो जाएगा तो चोरी का अपराध नहीं होगा। आई थिंक 378 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके स्पष्टीकरण। इसके 5 ही स्पष्टीकरण हैं। पहला स्पष्टीकरण कह रहा है, A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, देखिए जब तक कोई वस्तु भूबद्ध है तो वो जंगम संपत्ति नहीं है। वो कैसी संपत्ति है? स्थावर संपत्ति है, जब तक वो भूमि से अटैच है। ठीक है, तो जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने के योग्य हो जाती है। ये पहला स्पष्टीकरण कह रहा है चोरी का। क्या समझे भाई? भाई किसी का पेड़, किसी के खेत में कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो जब तक वो पेड़ है, भूमि में जमा हुआ है, लगा हुआ है, तब तक आप थोड़ी उसे चुरा लोगे। लेकिन जैसे ही आपने काट के उसको भूमि से अलग किया, और अलग होते ही क्या होगा? अलग होते ही वो स्थावर संपत्ति से जंगम संपत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो कन्वर्ट होगा वैसे ही वो चोरी का जो एक तत्व मिसिंग था, सारे काम चारों तत्व हो रहे थे बाकी के, लेकिन जंगम संपत्ति वाला तत्व नहीं था, तो जैसे ही वो पेड़ कटा, पेड़ कटते ही वो पेड़ स्थावर संपत्ति से जंगम संपत्ति में कन्वर्ट हो गया और वो चोरी का विषय हो गया। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। ये क्या समझे भाई? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से क्या समझ में आई बात? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एनु 2 नंबर से क्या समझ में आया बात? जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक से क्लियर नहीं है, आप ही बता दीजिए। फिर भी कोशिश तो कीजिए कुछ। दो व्यक्ति, सर ये है कि हटाना तो उसी, हाँ जी हाँ बोलिए। सर ये है जो हटाना जो उसी कार्य के द्वारा किया गया है जिसे पृथक किया गया है, चोरी हो सकेगा। देखिए जो स्पष्टीकरण 1, इसका मतलब, हाँ मैं बता रहा हूँ, स्पष्टीकरण 1 हम पढ़ के आए हैं और स्पष्टीकरण 1 में ये बताया गया है कि जो पृथक्करण हो रहा है, पृथक, जैसे पेड़ का उदाहरण मैंने दिया है, तो पेड़ के उदाहरण में पेड़ को काट के ही तो पृथक किया जाएगा। और जैसे ही पेड़ का तना आप काट दोगे तो तना कटते ही क्या होगा? तना अगर पेड़ का, मतलब ये है कि जो भाई वो जैसे ही आप तना काटते हो, किसी पेड़ को कटते हुए देखा है कभी? अरे जैसे ही उसका तना कटता है तो वो अपने स्थान से क्या हो जाता है? मूव हो जाता है, नहीं हो जाता?
दूसरे मूवेबल हो जाता है, दूसरे मूवे स्थान पर मूवेबल तो हो ही जाता है, वो ऑटोमेटिकली मूव भी हो जाता है भाई। उसी कार्य से आपने एक आरी से पेड़ की तने को काट दिया, तो वो कार्य आपका पृथक्करण के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसी कार्य से क्या हो रहा है, पृथक्करण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ मूवमेंट भी हो रही है। अरे वो पेड़ अपनी जगह पे थोड़े खड़ा रहेगा, सर। वो भरभरा के गिर जाता है ना। जी सर। तो ये स्पष्टीकरण दो जी। वही बात कह रहा है बिल्कुल। ये कह रहा है हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। तो जैसे ही वो पेड़ अपने तने से हटा, गिरा, चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। क्या समझे? आगे वो उठा के उसे किसी गाड़ी पे रखे, उस पे रखे, वो सब्सिक्वेंट वर्क है। चोरी का अपराध वैसे वहीं कंप्लीट हो गया जहां वो मूवमेंट कर गया आपके कार्य से। इज दैट क्लियर? अब ये कि अगर कोई भी चीज है जिसकी मतलब जो एक जगह फिक्स है उसको हटा के हम दूसरी जगह ले जाएं, मतलब एज ए चोरी के इंटेंशन से, तो वो चोरी ही मानी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से। उस वस्तु को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। हाँ, ये जो स्पष्टीकरण 2 है, ये एक का ही एक्सटेंशन है। एक में तो वो कह रहा है पृथक्करण करके आप उसे उसका विषय बना रहे हो चोरी का, और दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है हटाना जो है वो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, तो चोरी हो सकेगा, वो चोरी हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने पेड़ काटा, पेड़ कटते ही गिरा, तो जैसे वो गिरेगा तो मूवमेंट होगी नहीं होगी, अपने स्थान से वो खिसक गया कि नहीं खिसक गया। तो जो हटाने वाला तत्व है वो पृथक्करण वाले कृत्य से ही पृथक्करण भी हो गया और उसी कृत्य से वो हट भी गया अपने स्थान से। तो स्पष्टीकरण 2 ये समझा रहा है। मतलब कि ये स्पष्टीकरण 2 आपको ये कहने से रोक रहा है कि सर अभी तो हमने पेड़ काटा ही था, इसे उठा के थोड़े ले गए हम कहीं जो चोरी हो गई। समझ आया? लेकिन सर इंटेंशन, जी सर, वो काटना ही इंटेंशन चोरी है। वो कट गया, कटने के उपरांत आपके उसी कृत्य से, जिस कृत्य से आप उसे काट रहे हो, उसी कृत्य से वो अपने स्थान से मूव भी कर गया। तो जो पांचवा तत्व उसे हटाने वाला तत्व है, वो हटाने वाला तत्व जो है आपका पृथक्करण वाले तत्व से ही पांचवा तत्व भी कंप्लीट हो गया। ये समझिए आप। ठीक है भाई? ठीक है जी। अब देखते हैं नंबर 3 क्या कह रहा है। नंबर 3 कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल्स which prevented it from moving, or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। स्पष्टीकरण 3 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। स्पष्टीकरण 3 समझ आया कुछ? जी। स्पष्टीकरण 3 कुछ पल्ले पड़ा है भाई? जो कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो। कहाँ समझे हो? अरे कोई बाधा, इसका मतलब यही होगा जो अभी आपने पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जब तक वो जमीन में है तब हाँ, तक तो वो उसे हटा नहीं सकते, लेकिन उसको हटाने के लिए मतलब जमीन एक रोके हुए वाला सिस्टम हो गया। जब उसे काट दिया तो वो उस जगह से हट गया। नहीं, वो काटने वाली बात तो नंबर 1 और 2 ने क्लियर कर दी। नंबर 3 कुछ और कहना चाह रहा है। नंबर 3 ये कह रहा है कि आपने किसी चीज को, कोई चीज बाधा लगाई हुई है आपने किसी चीज पर, और वो बाधा जैसे ही आपने हटाई, क्या समझे?
भाई आपने किसी सर चीज जैसे तारबंदी कर देते हैं किसी जगह की, हम्म हम्म जैसे तारबंदी या बाउंड्री कर दें किसी जगह की और वो तोड़ दी जाए, हम्म ना ना, ये आएगा नहीं? वो तोड़ने वाली तो कहानी, उसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नकब लगाना, तोड़ना, फाड़ना, दीवार फाड़ना, घर में नकब लगाना, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, ठीक है, या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, तथा यह जब वह वास्तव में उसे हटाता है। भाई बाधा क्या है? किसी चीज़ को रोकने के लिए आपने कोई ओट लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है। सपोज कीजिए भाई आपने कोई वस्तु रोकने के लिए कोई ओट, कोई बाधा लगाई हुई है कि इसे हटाए बिना ये मूव नहीं करेगी, और कोई बंदा उसे हटाता है, ठीक है ना, उस बाधा को हटा रहा है जिससे कि वो मूवमेंट में आ सके। तो ये स्पष्टीकरण 3 ये कह रहा है कि वैसी बाधा यदि कोई हटाता है तो वैसी बाधा हटाना भी चोरी मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर? या उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है। क्या समझे? स्पष्टीकरण 3 कुछ समझ आया भाई? सर सर इस चीज से मालिकाना हक दूसरे का भी हो सकता है इसमें? क्या क्या कह रहे हो भाई? बोलो जरा दोबारा। इस चीज से हटाने से, इस चीज से जो हटाने वाला इंसान है, अगर वो चोर है तो उसका मालिकाना हक उसमें नहीं होगा, और जिसका मालिकाना हक है वो दूसरा आदमी होगा ना, या उसे चुरा रहा है वो? देखिए, चुराने वाला व्यक्ति दूसरे के कब्जे से चुरा रहा है, मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कब्जे से मतलब है। देखिए, कब्जा और मालिकाना हक दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं, ये आप समझिए। कब्जा और मालिकाना हक एक नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या अंतर है राजा राम जी कब्जा और मालिकाना हक में? राजा राम जी, जी राजा राम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? माइक खोलिए अपना। जी सर। कब्जा और मालिकाना हक में क्या अंतर है? नहीं पता सर। जी नहीं पता। अच्छा, चलिए। सर हम बताएं? हाँ बताइए, सर बताएं। जिसे पता हो बताइए। कब्जा सर स्वामित्व का मालिकाना स्वामित्व होता है, कब्जा टेम्परेरी होता है। अच्छा, कब्जा टेम्परेरी होता है। जी। पारुल जी, आपके एक क्या निश्चित विचार अवधि है? के लिए जैसे दिया जाता है कब्जा, या हैं? टाइम के लिए। जी, देखिए मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि कब्जा और एक भी मालिकाना हक का जिक्र किया है। सर ओनरशिप लीगल राइट होता है, हाँ हाँ, और जो पोजीशन है वो फिजिकल कंट्रोल होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, स्वामित्व के साथ साथ स्वामित्व एक अलग अवधारणा है और कब्जा एक अलग अवधारणा है। स्वामी ये होता है ना जी? जी सर। अरे मकान का मालिक कोई है, उसने किराए पे मकान दिया हुआ है, तो कब्जा किसका है? किराएदार का है। किराएदार का सर। स्वामी उसका, जो रजिस्टर्ड ओनर है वो स्वामी है उसका, ठीक है? तो स्वामित्व होने का मतलब ये थोड़े है ना। तो स्वामित्व, बात कब्जे की है यहाँ, स्वामित्व नहीं है। ये चोरी का जो अपराध है ये स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कोई अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है? नु
नहीं कर सकता सर। ऐसा क्यों सर? सर तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें वो दिखाया, एक एग्जाम्पल है इसमें कि एक घड़ी साज वाले को अपनी घड़ी ठीक करने के लिए देता है, और जब उसको उसका मतलब बदले में ठीक करने के लिए पैसा देना होता है, तो वो जैसे उसकी ना तो अपनी घड़ी वो चुरा लेता है। हाँ, तो आप तो सर अपनी उसमें वो चोरी ही माना गया है। आप अपनी ही वस्तु की चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कब्जा आपने जी दिया सर। हुआ है दूसरे व्यक्ति को। हाँ ठीक जी है सर, हाँ जी। भाई, मान लीजिए आप अपनी ही किताब किसी फ्रेंड को पढ़ने को दें, तो आपने कब्जा दे दिया ना उसे किताब का, हाँ जी। और अगले दिन आप जो है इस इरादे से कि मैं इस पे से वो उसकी अनुमति के बिना, उसकी सम्मति के बिना उसे वापस ले आऊं और फिर उससे क्लेम करूं कि मेरी किताब दे या उसके पैसे दे, तो आपने चोरी कर ली अपनी ही चीज़ की, जी। है ना। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, अ पर्सन हु बाई एनी मीन्स causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by the animal। तो स्पष्टीकरण 4 ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है। जी ठीक है, चौथा स्पष्टीकरण समझ आया। ये स्पष्टीकरण आपको जब अभी हम थोड़ा इसके दृष्टांत पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आप इनको सरसरी तौर पर समझिए। ठीक है, ये जीव जंतु के विषय में बात कर रहा है चौथा स्पष्टीकरण। और पांचवा स्पष्टीकरण कह रहा है कि द कंसेंट mentioned in the definition may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either expressed or implied। देखिए, जो स्पष्टीकरण 5 है वो सम्मति के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि जो परिभाषा में सम्मति बताई गई है, वो सम्मति कैसी हो सकती है? वो अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि सम्मति अभिव्यक्त होनी चाहिए या विवक्षित होनी चाहिए चोरी के संबंध में। तो यहाँ बताया गया है स्पष्टीकरण 5 में कि जो सम्मति है वो दोनों प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त और विवक्षित में क्या अंतर है भाई, कौन बताएगा? अभिव्यक्त कैसी होती है और विवक्षित कैसी होती है? सर अभिव्यक्त लिखित होती है, विवक्षित ओरल होती है, व्यवहारिक। नहीं, ऐसा नहीं है। लिखित क्या, अभिव्यक्त का मतलब है आप मुंह से बोल के बोलेंगे तब भी आप अभिव्यक्त कर रहे हैं। विवक्षित का मतलब है कि आपके हाँ, आपके आचरण से आप ना बोल के दे रहे हैं ना लिख के दे रहे हैं, लेकिन अनुमत आपकी जो है, सम्मत जो है, आपके आचरण से सम्मति है। ठीक है भाई। जी सर जी। आपसे आपके एक मित्र ने कहा भाई अपनी बाइक दे दे, ना आप मुंह से कुछ बोले ना आपने लिख के कुछ दिया, जेब से चाबी निकाल के चुपचाप दे दी उसे, तो कैसी सम्मति हुई? विवक्षित हुई। और आप मुंह से बोल के तो ले भाई ले जा, कोई बात नहीं, तेल भी ना डलवाइए, बिना तेल के घुमाइए, है ना, अभिव्यक्त हो गई। हाँ, टंकी फुल करा रखी मैंने, तो फ्री में घुमा के लाए से। ठीक है, तो वैसी कौन सी हो गई? वो अभिव्यक्त हो गई। तो आप अभिव्यक्त को लिखित और ओरल में मत बांटिए, अभिव्यक्त और विवक्षित को। विवक्षित जो है आपके आचरण से सम्मति मिल रही है। आपने चुपचाप चाबी निकाल के दे दी तो आपकी विवक्षित सम्मति है, ले भाई गाड़ी ले जा मेरी। इज दैट क्लियर? अब ये 5 स्पष्टीकरण और 5 इसके तत्व हमने पढ़े चोरी के। यहाँ तक कोई समस्या भाई किसी को? नो सर। जी, 12 तारीख वाला पेपर किस किस का है भाई क्लासरूम में? जितने लोग हैं उनमें से एनु, योगेश, कल्पना, जी मेरा भैया। एच सुले, परवीन। कहाँ से हैं आप परवीन जी?
जी मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, राजा राजा राम जी का महाराष्ट्र किए। से। हाँ जी, तो देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशन है, जो मेन मुख्य इलस्ट्रेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आपको एग्ज़ाम में बहुतायत मिलते हैं। ठीक, अब ये जो पहला इलस्ट्रेशन है इसका, ये कह रहा है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession without Jed's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. ये कह रहा है कि यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से यह की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ ज्यों ही कै ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। समझ आ गया भाई? ये स्पष्टीकरण एक से संबंधित आपको यहाँ इलस्ट्रेशन मिल गया। ठीक, बी कह रहा है ए पुट्स ए बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूस्ड जेड्स डॉग टू फॉलो इट। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Jed's possession without Jed's consent, A has committed theft as soon as Jed's dog has begun to follow A. ये कह रहा कै अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली कोई वस्तु रखता है। ठीक है, और इस प्रकार यह के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि कै का आशय यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से ले लेना हो, तो ज्यों ही यह के कुत्ते ने कै के पीछे चलना आरंभ किया, कै ने चोरी की। देखिए, जैसे ही कुत्ता उसके पीछे चलने लगा तो क्या हो गया, मूवमेंट, जो हटाना शब्द है परिभाषा में, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है। तो जैसे ही वो डॉग उसके पीछे चलना आरंभ हुआ तो वो अपने स्थान से विस्थापित हो गया, अपने स्थान से वो मूवमेंट में आ गया, अपने स्थान से वो हट गया। तो जैसे ही वो हटा तो वहाँ चोरी के पांचों तत्व कंप्लीट हो गए। भाई उसकी क्या है, कुत्ता कैसी संपत्ति है? कुत्ता कैसी संपत्ति है? चल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वहां उसका इंटेंशन कैसा है? उसकी सम्मति के बिना, कुत्ते के स्वामी की सम्मति के बिना उसके कब्जे से कुत्ते को हटाना उसकी यहाँ इंटेंशन है। तो उसने जो ललचाने वाली वस्तु जैसे ही कुत्ते को दिखाई और कुत्ते ने अपना पहला कदम जैसे ही उसके पीछे उठाया, तो वैसे ही चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई? जी सर। जी सर। जी। सी कह रहा है ए मीट्स ए बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ही ड्राइव्स द बुलक इन अ सर्टेन डायरेक्शन in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. ये कह रहा है कि मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल किसे मिलता है? कै को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। ठीक है, ज्यों ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, कै ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की। ठीक है भाई? समझ आया कुछ? जी सर। जी सर। जी।
डी देखते हैं, ए बीइंग जेड्स सर्वेंट एंड entrusted by जेड with the care of जेड्स प्लेट dishonestly runs away with the plate without जेड्स कंसेंट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट। ये कह रहा के जो ये का सेवक है और जिसे यह ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, यह की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, कै ने चोरी की। देखिए प्लेट किसकी है, कै की, यह कौन है, उसका सेवक है, और कब्जे में किसकी है, वो उस नौकर के ही कब्जे में है, लेकिन सिर्फ देख रेख के लिए उसके काहे में है, वो न्यास में है, उसको न्यस्त की हुई है। क्या समझे, उस पर ट्रस्ट किया हुआ है कि ये मेरी प्लेट को देख रेख करेगा। तो यहाँ जो रचनात्मक कब्जा है वो मालिक का ही रहेगा, समझे भाई। नौकर को प्लेट्स केवल इस पर्पज के लिए तो दी हुई है कि वो उसकी देखरेख करे। जी सर। आप दूसरा एग्जाम्पल से समझें, आप गाड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी पे ड्राइवर रखा हुआ है, तो गाड़ी पे ड्राइवर आपने किस लिए रखा हुआ है कि गाड़ी को चलाए और गाड़ी की साफ सफाई रखे, उसको साफ सुथरा रखे और मालिक के निर्देश अनुसार जहां मालिक को जाना हो लेके जाए, घर छोड़े। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि ये तो इसी के कब्जे में थी, इसने कब्जे से हटाई थोड़ी है। वहाँ कब्जा जो है आपको तथ्यन कब्जा भले ही मालिक उसका ड्राइवर का लग रहा हो, लेकिन वहाँ रचनात्मक कब्जा किसका है, वहाँ उस गाड़ी के स्वामी का ही कब्जा है और उस गाड़ी के स्वामी के कब्जे में से ही वो हटाई गई मानी जाएगी गाड़ी। इज दैट क्लियर? यस। अब एक चीज, अगला जो इलस्ट्रेशन है ई, ये कह रहा है जेड गोइंग टू अ जर्नी एंड ट्रस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ ए वेयर हाउस टिल जेड शैल रिटर्न, ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट, हेयर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड्स पोजिशन, इट शुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजिशन एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए यहाँ जो अणगे वाला जिसका इलस्ट्रेशन है इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक कै को एक भांडागारिक है, भांडागारिक मतलब वेयर हाउस रखता है, गोदाम रखता है, उसको न्यस्त कर देता है। कै उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट ये के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह ये के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और कै ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया हो। देखिए जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी चीज़ का कब्ज़ा, यहाँ प्लेट आपने जो है अपना कब्ज़ा ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंडर में, उस जो वेयर हाउस होल्डर है उसके कब्ज़े में आपने वो प्लेट दे दी। कब तक के लिए दे दी? जब तक आप यात्रा से लौट के नहीं आ जाते। तो वहाँ आपका कब्ज़ा उस पर नहीं रहा। आपने उसको, आप 10 दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, आप 4 दिन के लिए गए, वो उसकी ड्यूरेशन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप वहाँ कब्ज़ा सौंप के चले गए, ठीक है। वहाँ अगर वो व्यक्ति बेच रहा है तो वहाँ वो कब्जे से नहीं हटा रहा है, वहाँ उसी के कब्जे में आप दे गए थे, तो वहाँ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है पर चोरी नहीं होगा। तो ये अंतर आप समझिएगा। ऐसे ही घुमावदार सवाल आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी जैसे सर पेपर देने जाते हैं बैग बैग रख देते हैं आपके पास, जमा कर देते हैं लोग। हाँ, बैग का कब्जा आप सौंप के जाते हैं वहाँ, ठीक है ना। दे देते हैं कि हाँ छूटेगा तब तक। हाँ, तो वहाँ अगर वो इधर उधर हो जाता है तो वहाँ चोरी की बजाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आप एक ट्रस्ट करते हुए उसके ऊपर आप कब्जा सुपुर्द करके जा रहे हैं। जी सब लोग जमा कर देते हैं। जी बिल्कुल पार्किंग भी आती है इसमें? बिल्कुल, पार्किंग में भी आप अपना कब्जा छोड़ के जाते हैं, ठीक है।
ओके। तो मेन पांचों। ये सर, हाँ जी। ये आईपीसी सर सेक्शन 406 में जाएगा ये? हाँ, आपराधिक न्यास भंग। तो देखिए इसका एक इलस्ट्रेशन जो है, ये देख लीजिए, राजमार्ग पर अंगूठी पड़ा होना, एक ये है जी वाला, ठीक है, और एफ वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। देखिए इसके इलस्ट्रेशन मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे इलस्ट्रेशन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एफ वाला भी सवाल आया हुआ है। एफ वाला सवाल ये कह रहा है, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। Here the ring is in Jed's possession, and if a dishonestly remove it, A commits theft. ये कह रहा है जिस ग्रह पर यह का अधिभोग है, अधिभोग से मतलब क्या है, उसका कब्जा है, उसके मेज पर यह की अंगूठी कै को मिलती है, यहाँ वह अंगूठी यह के कब्जे में है, और यदि कै उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी का अपराध करता है। ठीक है। इससे अगला इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन भी अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में भाई। ये कह रहा है, ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट दो ही मे कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए राजमार्ग पर जो अंगूठी पड़ी हुई है वो कैसी है, वो कब्जा रहित है, उस पर कब्जा किसी का नहीं है, रेस्लोनियस है वो, कब्जा रहित। तो वैसी वस्तु चूंकि वो किसी के कब्जे में ही नहीं है, तो उसे आप अगर उठा के अपनी जेब में रख लेते हो तो वहाँ आप चोरी नहीं करते हो, क्योंकि चोरी करने के लिए, चोरी के लिए जो 5 तत्व हमने 378 में पढ़े हैं, पांचों की पूर्ति जरूरी है। एक भी तत्व मिसिंग तो चोरी का अपराध हवा। यहाँ हो सकता है कि आपने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया हो परंतु चोरी नहीं की है। देखिए जब भी चोरी का टेस्ट करो तो पांचों तत्वों पर उसे कसो। 5 में से एक भी तत्व यदि गायब है तो चोरी का अपराध कारित नहीं होगा। इज दैट क्लियर? योगेश कुमार राहुल जी क्लास में हैं जी। योगेश जी अपना माइक खोलिए। जी सर। समझ आ रहा है आपको? कहाँ से हो योगेश जी आप? मैं सहारनपुर से हूँ सर। सहारनपुर में से? डेली मिलता हूँ आपको कोर्ट में। तो डेली मिलते हो? चलिए, खुशी की बात है भाई, डेली मिलते हो आप। गाँव पड़ता है मेरा हरडा खेड़ी। हरडा खेड़ी। कौन से चैम्बर पे हो प्रैक्टिस के लिए? 154 नंबर। कौन है बाबूजी? बाबूजी एक्सपायर हो गए थे जी, मोहम्मद यूनुस जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ही संभाल रहे हो, इंडिपेंडेंटली चैम्बर संभाल रहे हो क्या? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सहारनपुर के जितने हमारे साथी हैं, 12 तारीख के एग्ज़ाम के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे, मिलेंगे कहीं, प्रोग्राम बनाएंगे कुछ। तो विवेक जी भी क्लास में है हमारे साथी, विवेक ठाकुर साहब फार्मिंग ऐप के नाम से आईडी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक जी नमस्ते। हाँ नरेंद्र भाई धन्यवाद आपका जी। मेरी व्याख्या करने के लिए। क्या ऐसा मत करा करें आप। कैसा? हेलो। कैसा ना करें भाई? व्याख्या ऐसे मत करा। क्या कह रहे हो? देखिए मैं कह रहा हूँ मेरी व्याख्या ऐसा ना करा करें आप ठाकुर साहब। ये नहीं भाई, मैं साथी हूँ, बस इतना मत। विवेक भाई ये तो देखिए मान सम्मान जरूरी है साथियों का, है नहीं? जी। तो विवेक भाई जो है हमारे साथी हैं भाई। और तो मैं सोच रहा था आपको कुछ सीख लूं। अरे रे आप तो गुरु हैं हमारे। जी।
नहीं नहीं, तो मैं देख रहा था, हाँ जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, पीछे ज्वाइन हुआ था, हाँ मेरी वाइफ नहीं आ पाई हाँ कि मैं बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हैं हाँ तो उसमें वो पूछूं बच्चों से क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल पूछिए जैसे आप आप पूछते तो आप पूछिए। आप आपकी उसका जवाब दीजिए। आपकी आवाज़ आ रही है, बच्चे सभी सुन रहे हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए बिल्कुल। हम्म, एक्चुअली मैं बहुत इंटीरियर में हूँ, मेरी यहाँ नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है मैं कहाँ रहता हूँ। नहीं आप तो यही मेरे पड़ोस में ही प्रॉब्लम हो रहते जाती हैं है। भाई, मेरे पड़ोस में ही तो रहते हैं आप। हाँ आपके पड़ोस में, लेकिन आपके पड़ोस में डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर का है मेरे पास। चलिए और आपकी चलिए। कॉलोनी पूरी भर गई है, मेरी कॉलोनी खाली है। अरे ये तो सब भर जाएगा चलिए, धीरे धीरे। ठीक अब है। बच्चों से पूछिए जो हाँ। लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहे थे, वो कौन सा सेशन? जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे। अच्छा कोई बच्चा जुड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो नैनी सर से जो आप पूछ रहे थे उसके बारे में दोबारा पूछे एक बार, जैसे नहीं। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, कौन सा नैनी सर ने जवाब दिया आपको। कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? नहीं, बच्चों ने जो भी आपसे क्वेरी की हम्म। तो उसके बारे में। सर, जब जो अभी आपने जी वाला इलस्ट्रेशन बताया कि जो राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिली है, हाँ। सपोज सर अगर किसी को कोई चीज मिल जाए और कोई ना बताए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो एक ऐसी जगह मिले, कोई सड़क पे मिलती है, हाँ। तो उसे कौन बताता है कि मतलब हमने उठा ली है, तो सर उसके बारे में फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, उसके बारे में मेन बात ये है, जी छोटे भाई मैं कह दूं? या प्लीज। देखिए, एक चीज मतलब जिसके बारे में उदाहरण की जा रही है कि हाँ किसी ने देखा नहीं है हमको, एनीबडी डजंट सीन, ठीक है, और वो हमें मिल गई, और अगर वो हमने अपने पास रख लिया तो उसमें तो मेन कंटेंट है कि आपराधिक दुरुपयोग वो नहीं होगा। ठीक है नरेंद्र जी? हाँ देखिए मतलब वो किसी के कब्जे में हाँ। तो हमें पड़ी हुई मिली हुई है किसी हाँ। अलग जगह पे, हाँ। वहां न चोरी आएगी ना उसका आपराधिक दुरुपयोग होगा। हमें कोई मिल गई चीज, हमारे साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती है ना, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें कुछ मिल गया, हम उठा के चल दिए। जी जी जी। नहीं, बात इसमें ये है सर कि जैसे अगर कोई छोटी मोटी चीज मिल गई 10 रुपया 20 रुपया तो हम रख ले, कोई बात नहीं। हाँ। अगर बड़ी संपत्ति मिल गई, अंगूठी वगैरह, हाँ। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस मालिक का पता करें। तो ये कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर आप उसको उठा के ले भी जाएगा तब आप दोषी नहीं माने जाएंगे। समझे ना? देखिए जी सब बाकी तरह ईमानदार नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं नहीं बताते हैं। एनु का प्रश्न ये है, इसमें यही बात है कि हमारा हम उस मालिक का पता करें, बात ये बनता है। हाँ एनु का प्रश्न ये है कि अगर पड़ी हुई मिलती है, कब होंगे? हाँ एनु ये जानना चाह रही है कि पड़ी हुई मिली, हमने उठा के जेब में रख ली, है ना, तो तब तक कोई अपराध नहीं है। चोरी का है ना, ठीक है ना? जी सर ये तो सिर्फ हम जान रहे हैं ना हाँ। कि ये चीज हमने उठाई है। हाँ लेकिन किसी दूसरे को तो नहीं पता हाँ, ना उस चीज के बारे लेकिन में। अगर ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब किसी दूसरे को पता लगे, वो आपकी शिकायत करे कहीं कि देखो इस बंदे को ये चीज वहां पड़ी जी, मिली बस थी। यही जानना था। हाँ। जब पता चलेगा तभी मतलब सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आपको रोड पे कोई चीज पड़ी मिली, आपने उठा के जेब में रख ली, हाँ तो किसी को क्या पता चल रहा है? अगर वो चीज़ डिस्क्लोज हो जाती है तो वहाँ आप चोरी के लिए लायबिलिटी नहीं बनेगी आपकी, आप आपराधिक दुर्विनियोग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि चोरी तब होती जब वो किसी के कब्जे से आप हटाते। हेलो जी हेलो। हाँ विवेक जी बताइए। जी वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे बच्चों ने पूछा कि सर एक तरह से चोरी है, वो है चोरी, लेकिन वो छुपी हुई चोरी के रूप में आएगी।
हाँ नहीं हम नहीं किसी दूसरे की चीज को उठा के लेके जाए, वो एक्चुअली चोरी हमें पता ना चले। चोरी के जो 5 तत्व हैं, अगर 5 में से एक भी मिसिंग है तो चोरी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के पर्पज से। तब नहीं। हाँ, तो चूंकि वहाँ कब्जा नहीं है किसी का, क्योंकि सड़क पे पड़ी हुई चीज पे कब्जा नहीं है किसी का, वो कब्जा विहीन है, रेस्टलेनियस है, तो वैसी चीज को आप यदि अपने कब्जे में ले रहे हैं तो आप किसी के कब्जे से नहीं हटा रहे हैं उसे। तो अगर किसी ने देखा ही नहीं आपको तो फिर आप अपनी जेब में रख के ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको किसी ने देख लिया और आपके विषय में कहीं कोई शिकवा शिकायत हुई और आपसे उसकी बरामदगी होती है, तब आप जो है चोरी के लिए लायबल नहीं होंगे। ये इलस्ट्रेशन यही बताना चाह रहा है बस। आपके एग्जाम में भी अगर आ गया तो वहाँ आपको चोरी नहीं टिक करना है ऐसी अवस्था में। चलिए, एक इलस्ट्रेशन एच है, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी अक्सर पूछा जाता है। ये कह रहा है ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन ए टेबल इन जेड्स हाउस, नॉट वेंचरिंग टू मिसअप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन। A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here, A at the time of the first moving the ring commits theft. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है यह के घर में मेज पर पड़ी हुई यह की अंगूठी क्या देखता है। तलाशी और पता लगने के बहस से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए क्या उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसका यह को कभी मिलना अति अधिसंभाव्य है, उस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उस समय ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहाँ कै ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय ही चोरी की है। क्या समझे? किसी के घर में टेबल पर एक अंगूठी पड़ी हुई है, आपने क्या किया, उस अंगूठी को तत्काल तो आप हिम्मत नहीं कर सके वहाँ से ले जाने की, आपने उसी व्यक्ति के घर में कहीं ऐसे स्थान पर उसको सेट कर दिया कि भाई इनको ये लाख ढूंढ ले, इनको ये ना मिले, और जब ये बात आई गई हो जाए, जब ये इनके दिल से उस अंगूठी के खोने का दर्द भी चला जाए, तब कभी मैं आऊँ और इसे चुपचाप यहाँ से निकाल के बेच लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो ऐसी अवस्था में वो जो उसने फर्स्ट टाइम मूव किया था, वो फर्स्ट टाइम का मूवमेंट ही चोरी के अपराध को कंप्लीट कर गया था, क्योंकि स्थान परिवर्तन आपने कर दिया था। जिस प्रकार हमने पेड़ काटने वाले इलस्ट्रेशन में देखा नहीं कि जैसे ही पेड़ मूव किया आपने स्थान से, वैसे ही चोरी कंप्लीट हो गई। वैसे ही इसमें भी जैसे ही वो अंगूठी आपने फर्स्ट टाइम मूव की, आप उसे लेके नहीं गए, आपने वहीं उसके कब्जे से हटा के कहीं ऐसे स्थान पे रख दी जहां वो गृह स्वामी उसको झक मार के भी ना ढूंढ पाए, पूरा बेचारा जोर लगा ले तो घर के किसी ऐसे स्थान में आपने सेट कर दी वो कि जहां किसी का ध्यान ही ना जाए। इज दैट क्लियर? जी हाँ जी, एनू समझ आ रहा है? जी सर, आ गया। गुल रफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुल रफीक, जी समझ आ गया भाई, आगे बढ़े। सर इसमें मुझे, हाँ शिखा, सर मुझे एक डाउट है इसमें, बताइए। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जबकि उसको खोया जाना याद ना रहे, मतलब इससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है ये कहना क्या चाह रहा है। खोया जाना किससे याद ना रहे? उसे जिसकी अंगूठी थी वो। भाई देखो, आपकी कोई चीज़, कीमती चीज़ खो गई है ना, तो आप उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो ढूंढेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप यार उसको, आपकी गई भाई, खो गई तो खो गई। तो याद ना रहेगा मतलब ये है कि वो उसके संबंध में उसकी क्वेरीज जो है वो थक जाए, ढूंढ ढांड के ख़त्म होगी कहानी, वो पता नहीं कहाँ गई भाई। तो आप उसे अपने मन से हटा देते हैं एक बार। ये याद ना रहेगा मतलब ये है कि वो बिल्कुल भूल गया हो, ये नहीं इसमें ज़रूरी है। बस वो उसने उसकी सर्चिंग जो है अब स्टॉप कर दी है, ठीक है। तो वो जो जिस व्यक्ति स्टूडेंट ने कुछ की थी,
उसको सिंपल भाषा में बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी जी बताइए। ये कौन, किसने क्वेश्चन पूछा था? शिखा जी हैं। चेक नहीं कर पाया। शिखा। हाँ शिखा, हाँ शिखा बेटा, देखो इसमें ऐसा होता है कि आप किसी के घर में मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, आपको कहीं, समझ रहे हैं मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। तो आप किसी घर में नौकरी कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और वहां आपको कोई कीमती चीज मिल गई, मान लीजिए जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अंगूठी, आप उसको तत्काल एकदम से नहीं ले जा सकते, सुन रहे? जी। तो आप क्या करेंगे, उसको कहीं ऐसी जगह रखेंगे कि, और एकदम से क्यों नहीं ले जा सकते, मान लीजिए आपके वहां गार्ड खड़े हैं या कुछ भी, कोई परेशानी है कि आपकी चेकिंग हो रही है, ठीक है, आपने उसको अलग से शिफ्ट कर दिया कि बाद में, आपका तो रोज आने जाना है, नौकरी कर रहे हो, ठीक है, बाद में ले जाएंगे, और उसके बाद आप चले गए वहां से, फिर बाद में लेके गए उसको, याद करने की बात नहीं, उस आदमी को याद है कि हाँ ये है, तो यहाँ पे सब सर्विलांस भी लगा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन कारण क्या है कि चोरी कहाँ होगी कि आपने उसको उस जगह से, आप वहाँ सर्वेंट है हटा दिया, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आया, आपने उस चीज को मिसप्लेस कर दिया। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं ये भाई। आप वहाँ उस टाइम तो वहाँ तो आप उस टाइम तलाशी के भय से या किसी कारणवश आप नहीं ले गए वहाँ से, बाद में आपने ले जाने का इरादा बनाया कि बाद में कभी ले जाऊंगा, तब आपने जब फर्स्ट टाइम हटाई ना, वो फर्स्ट टाइम ही चोरी हो गया आपका, ठीक है, तब आपका अटेम्प्ट हो गया। हाँ ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। जी ओके बेटा, वेलकम। तो क्लियर हो रहा है। अब वो जो एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे ना, ये कह रहा है ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड, ये जो हम कह रहे थे कि अपनी ही वस्तु की भी चोरी हो सकती है, तो इस इलस्ट्रेशन में आप समझिए आई वाले में, ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड ए ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेट for which the jeweler might lawfully detain the watch, as a security enters the shop openly, takes his watch by force out of Jed's hand and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft, inasmuch as what he did was not done dishonestly। देखिए ये कह रहा है कि ये को एक जौहरी है के अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए प्रदत्त करता है, ठीक है, यह उसे अपनी दुकान पर ले जाता है के जिस पर उस जौहरी का ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसके लिए वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, यह के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है और उसको ले जाता है। यहाँ के भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया हो कहने, उसने चोरी नहीं की, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं किया। देखिए यहाँ अगर इसमें कोई ऋण नहीं है, कोई देनदारी उस जौहरी के प्रति घड़ी स्वामी की नहीं है, तो वहाँ उसने उसके हाथ से उसको छीन लिया, तो उसको यहाँ चोरी नहीं होगी। चोरी कब होती, जब उसके पास मान ली घड़ी साज से आपने घड़ी ठीक कराई और घड़ी ठीक कराने का पेमेंट किए बिना आप उससे छीना झपटी करके ले जाते, छीन लेते, तब तो मामला हो जाता चोरी वाला। लेकिन यहाँ चूंकि उसका कोई बैलेंस आपके प्रति नहीं है, तो यहाँ आपने भले ही क्रिमिनल ट्रेसपास किया हो, हमला किया हो आपराधिक उस पर, तो वो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ चोरी चूंकि आप बेईमानी से नहीं कर रहे हैं, अपनी घड़ी को आप बेईमानी से नहीं ले रहे हैं। बेईमानी का तत्व कब आ जाता, बेईमानी का तत्व जब आ जाता जब आपके प्रति उसकी कोई देनदारी आपके ऊपर होती, तब आपका जो कृत्य है वो बेईमानी पूर्वक हो जाता, और बेईमानी पूर्वक हो जाता तो फिर वो सारे तत्व बिना सम्मति के भी हो जाता, उसमें जो है हटाना भी हो जाता, कब्जा भी हो जाता, सारे तत्व पूरे हो जाते तो चोरी हो जाती, ठीक है। अब अगला इलस्ट्रेशन यही कह रहा है, इफ ए ऑव्स मनी टू जेड, हाँ
जी। सर ग्रुप में ना एक मैसेज आया ईश्वर शरण सर का, क्या कह रहे हैं? क्या उनकी क्लास होगी अब? वो लिंक भेजा है उन्होंने। अच्छा, नहीं उनकी क्लास तो आज कल मेरे संपर्क में नहीं थे वो, तो आज मैंने उनका क्लास नहीं डाला था। अब तो भरत सर इस आप, टाइम तो भरत दहिया सर की क्लास होगी ना आज, हाँ वो जो वजह एक्ट, से तो उनकी क्लास थी हाँ बीएस वालों की। वो जो एक्ट है ना, वो जो एक्ट है आपके 9 वाले एक्ट, हाँ जी, नो माइनर एक्ट हाँ है। माइनर एक्ट में से एक एक्ट भरत जी पढ़ाएंगे, और ईश्वर सर की क्लास जो है वो 9 से 9:30 कर देंगे, क्योंकि 9:30 से फिर जो है राजदीप सर क्लास लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ। हाँ, तो इसका जो अगला इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिए। वो कह रहा है इफ़ ए ओव्स मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच एंड इफ जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट and A takes the watch out of Jed's possession with the intention of depriving Jed of the property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. तो अगला इलिस्ट्रेशन इसी इलिस्ट्रेशन में बस परिस्थिति चेंज कर रहा है। पहले वाले में उस पर कोई देनदारी नहीं थी घड़ी मालिक पर, दूसरे वाले में कह रहा है कि यदि उस पर कोई देनदारी है उस दुकान वाले की, तो उस देनदारी की अवस्था में क्या होगा, वो देनदारी के बदले उस घड़ी को रोकने की उसको कानूनी हक है उसका, कि जब तक आप मेरा पेमेंट नहीं कर देते आप मेरे से घड़ी नहीं ले सकते। वैसी अवस्था में वो बेईमानी पूर्वक उससे ले रहा है, तो बेईमानी पूर्वक लेने पर वहाँ उस पर क्या हो जाएगा, चोरी का मामला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। हाँ चलिए, अब 8 बज गए हैं, मैं भरत सर से संपर्क करता हूँ, उनको लिंक भी मैंने भेजा हुआ है, तो वो ज्वाइन करेंगे, तब तक आप वेट कीजिए। जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है सर।